हाँ, गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझ लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंपोनेंट्स जैसे एग्रीगेट डिमांड वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the investment scenario. So when we are talking about the investment in economics, investment refers to the investment in capital goods. And what are the capital goods? We know that, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स विच विल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कुछ इस तरह के गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर को एक लंबे समय तक बेनिफिट देंगे, ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, इनको यूज करेगा फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, ओके, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब जो स्टॉक है बेसिकली वो यहां पर तीन तरीके का होता है। ओके, अगर आप बात करें स्टॉक्स के बारे में तो स्टॉक एक होता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल इज व्हाट, कच्चा माल, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग फिनिश गुड को बनाते हैं। क्लियर। एक होता है आपका WIP, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये ऐसा स्टॉक होता है बेटा बेसिकली जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस पे अभी कुछ खर्चा करना बाकी है, कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने बाकी है, कुछ पे कुछ काम करना बाकी है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे लिए यहाँ पर WIP, दैट्स कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका मतलब होता है अभी इस पर कुछ काम करना बाकी है, अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक भी होता है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, फिनिश गुड स्टॉक। फिनिश गुड्स स्टॉक्स क्या होते हैं बेसिकली, फिनिश गुड्स स्टॉक का मतलब होता है ऐसा माल जो कंप्लीट है, ठीक है, रेडी फॉर द सेल, जिस पे अभी कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और बस उसको सेल करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स स्टॉक। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर व्हाट विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। Okay, and what is the investment? Investment in inventory is basically what, raw material, WIP in finished goods stock। कितना पैसा यहाँ पर प्रोड्यूसर का इन स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ है वो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके, नाउ सो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग तो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन के। चेंज इन के क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसी को देखना है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये नहीं देखना है कि अभी तक कितना पैसा लगाया गया बिजनेस में, वो नहीं, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हमें उसी चीज को देखना है। दैट्स वाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन के लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल। ओके, नाउ चेंज इन कैपिटल का मतलब क्या हुआ बेटा, कैसे कैलकुलेट होगा ये, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। okay, then plus closing value
of inventory minus closing value of opening value of इन्वेंट्री। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर चेंज इन के, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन द इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है इकोनॉमी के अंदर। ओके, तो जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है बेसिकली, तो हम यहाँ पर जो चेंज हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसी सिनेरियो को यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होगा कि भाई हमारे पास में कितना क्लोजिंग वैल्यू है कैपिटल गुड्स का, दैट मीन एसेट्स का। ठीक है, कैपिटल गुड्स को आप नॉर्मल एस्पेक्ट में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर एसेट्स भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स। सो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स दैट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। तो क्लोजिंग वैल्यू क्या है आपके कैपिटल गुड्स की, दैट मीन एसेट्स की, माइनस कर दीजिए उसमें ओपनिंग वैल्यू ऑफ दी एसेट्स। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है कैपिटल गुड्स के अंदर। प्लस कर दीजिए उसमें क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्लियर? और दोनों को जब प्लस कर लेंगे आप, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपको ये पता चल जाएगा। ओके, तो दैट इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर फॉर्मूले को भी देखें, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो सकता है, whether it is investment in the capital goods plus investment in the inventory stock, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, या फिर investment equals to change in stock, that is called change in capital। ओके, और change in capital को कैसे शो कर सकते हैं, closing value of the capital goods minus the opening value of capital goods plus closing value of inventory minus opening value of inventory। क्लियर? अब ये तो हुआ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो, बट इकोनॉमिक्स में हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें दी रखी है जो हमें समझनी है, दैट इज व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का क्या सिनेरियो है वो हमें समझना है यहाँ पे। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो सीन है बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द न्यू मशीनरीज परचेज्ड प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स और मशीन, आप जो भी लिखें एसेट्स के रूप में इसको। ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड बोथ न्यू मशीनरीज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड। ओके, आई बात समझ में, न्यू मशीनरी बोले या न्यू इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, ऐसा भी कहा जा सकता है इसको। देन नेट इन्वेस्टमेंट ओनली इंक्लूड द न्यू मशीन्स और न्यू कैपिटल गुड्स, यही चीज इसमें काउंट होगी। ठीक है, बेसिकली ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन। अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू को ग्रॉस से नेट पर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखें कि ग्रॉस से नेट पर आने के लिए, इस ग्रॉस से नेट पर आने के लिए आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करवाएंगे। ओके, और अगर आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है, रिवर्स जाना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन को प्लस करवाएंगे, अगर आपको रिवर्स जाना है तो। ओके, क्लियर? सो एक सिंपल सा फंडा है, और यहीं से आपका नेशनल इनकम का एक बेसिक जो कैलकुलेशन रूल है वो भी आप यहाँ पे समझेंगे कि कभी भी आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करवाया जाएगा, और अगर आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करवाया जाएगा। क्लियर? सो दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड बोथ द थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स किया गया है कैपिटल गुड्स या मशीन्स के अंदर वो, प्लस रिप्लेसमेंट जो किया गया है पुरानी मशीन। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई मशीन पुरानी हो गई, खराब हो गई, हमारे काम की नहीं है, उसकी जगह पर हमने कोई नई मशीन खरीदी, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ दैट एसेट और दैट मशीन। ओके, हम क्या बोलेंगे उसको, रिप्लेसमेंट ऑफ दैट
मशीन और दैट एसेट। ओके, सो पुरानी मशीन की जगह पर अगर अपन कोई नई मशीन लेकर के आ रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट हुआ, याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो न्यू मशीनरी जो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू इन्वेस्टमेंट किया गया है आपके द्वारा वो, और जो रिप्लेसमेंट किया गया है पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन लाई गई है वो, इन दोनों को अगर आप प्लस कर ले तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर? इकोनॉमी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का बढ़ना दैट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी का बढ़ना, न्यू प्रोडक्शन होना। ठीक है, अब न्यू प्रोडक्शन का होना दैट मीन्स व्हाट, के मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जनरेट होना, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज जितनी आएगी मार्केट के अंदर उतना ही क्या होगा बेटा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, इनकम लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वापस से मार्केट के अंदर और इंडस्ट्रियलाइजेशन और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। तो इट्स वेरी गुड सिनेरियो। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, नए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में लोगों की इनकम भी क्या होगी, मल्टीपल एस्पेक्ट में बढ़ेगी। ठीक है, वो कैसे मल्टीपल एस्पेक्ट में बढ़ेगी वो मैं आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर के अंदर समझाऊंगा जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिनेरियो पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो एक सीधा सा फंडा ध्यान रखिए बेटा कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर वेदर इट इज अ ग्रॉस और वेदर इट इज अ नेट, ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, क्लियर, और बेसिकली अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की, तो इन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मार्केट के अंदर क्या होगा, न्यू इंडस्ट्रीज आएगी, न्यू मशीन के आने की वजह से ज़्यादा लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। क्लियर? सो अगर इसके सिग्निफिकेंस वगैरह को अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंस में यही चीज़ें मेंशन की गई है कि नेट इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी में बढ़ने पर क्या होगा, न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होगी, न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के होने की वजह से क्या होगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा। देयर आर 3 सिनेरियोज ऑफ द इंक्रीज इन द नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, बाकी तो क्या है भाई, रिप्लेसमेंट तो पुराने में भी काउंट था, अब उसकी जगह पर आपको मशीन चली गई और नई मशीन आ गई तो एक्चुअलिटी में कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट हुआ नहीं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सो दैट इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मशीन भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट कम होगा इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स वापस वही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम होगी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का कम होना मतलब मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना मतलब लोगों का इनकम का कम होना। एक सिंपल सा फंडा है जो अपन लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का बढ़ना या नेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना मार्केट के अंदर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं। ठीक है, और उससे लोगों की इनकम बढ़ती है ना। तो ग्रोथ से नेट पर आना है बेटा, तो डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को ग्रोथ से नेट पर लाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करवाना है, और अगर नेट से ग्रोथ पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करवाना है। ओके, याद रहेगी ये बात। अब हमने वर्ड यूज किया बेटा डेप्रिसिएशन, तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन सिनेरियो, हम लोगों को ये चीज भी यहां पर समझनी है। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन इज व्हाट, रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और वी कैन से दैट कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से क्या होना, हमारी कैपिटल गुड्स या एसेट्स की वैल्यू में डाउन होना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो छोटी मोटी टूट फूट वो घिस जाता है तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आप उसको 2 महीने यूज़ करने के बाद अगर उसको सेल करने जाते हो तो आपको उसकी प्राइस कम मिलती है मार्केट में, तो वो वैल्यू डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई? क्योंकि आपने उसको यूज़ किया। अब यूज़ करने की वजह से उसके ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, उसकी शाइनिंग चली जाती है ना, होता है ना। तो ये दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टियर। अब ये नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है मार्केट में। वो यूज़ हो गया, 2 महीने 3 महीने आपने उसको यूज़ किया तो उसकी वैल्यू मार्केट में क्या हो गई, अब डाउन हो गई। तो जो वैल्यू डाउन हुई है यहाँ पर ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देन सेकेंड थिंग इज व्हाट, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है यहां पर आउटडेटेड हो जाना। क्या हो जाना बेटा, आउटडेटेड हो जाना। ऑब्सोलेंस इज व्हाट, आउटडेटेड। क्लियर? तो आउटडेटेड कैसे हो जाता है कोई चीज, देखो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की होने की वजह से, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, गुड्स आपका यहां पर आउटडेटेड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कलर टीवीज के आ जाने की वजह से जो प्लांट पहले क्या कर रहे थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अब आउटडेटेड हो गए, तो उनका कोई यूसेज नहीं रहा, अब उनकी वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। जैसे लैपटॉप्स के आ जाने की वजह से, टैबलेट्स के आ जाने की वजह से जो डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर्स है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। तो उनको बनाने वाले जो प्लांट्स है वो क्या हो गए, उनकी वैल्यू मार्केट में डाउन हो गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आउटडेटेड हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो वो भी डेप्रिसिएशन में काउंट होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। दूसरा जो रीजन है वो है डिमांड पैटर्न में चेंज की वजह से, चेंज इन डिमांड पैटर्न। कितनी बार क्या होता है कि मार्केट में कुछ गुड्स की डिमांड जो है वो एडवर्सली चेंज हो जाती है। पहले अच्छी खासी डिमांड होती है किसी गुड्स की, लेकिन किसी कारण की वजह से अब उस गुड्स को कोई लोग खरीद नहीं रहे। ठीक है, तो वो आउटडेटेड हो जाते हैं। क्लियर? आज की जैसे कोई बात करें बेटा, तो कीपैड वाले मोबाइल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ दैट, डिमांड पैटर्न में चेंज हुआ है, लोगों को सबको टच स्क्रीन फ़ोन चाहिए। ठीक है, सब लोग टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो टच स्क्रीन फ़ोन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, रादर देन द कीपैड मोबाइल्स। तो डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, तो डिमांड पैटर्न चेंज होने की वजह से भी उन गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑब्सोलेंस कहलाएगा। ध्यान रखना है, ऑब्सोलेंस जो है वो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो दो एस्पेक्ट से हो सकता है, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड ड्यू टू द चेंज इन डिमांड पैटर्न। और हम जब यहाँ पर ऑब्सोलेंस की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की ही बात करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन के अंदर। अनएक्सपेक्टेड जो है वो नहीं काउंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो हम लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट करके रख रखा था। ठीक है ना? अब बिजनेस के अंदर देखो बहुत सारे चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, कुछ पहले से एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी जो है नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पुरानी होगी और उसकी वैल्यू खत्म होगी, ये सभी बिजनेसमैन को पता है, तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। चेंज इन डिमांड पैटर्न के बारे में भी रहता है कि भाई कोई चीज़ अभी डिमांड में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नियर फ्यूचर में भी क्या हो, डिमांड में हो। ठीक है, तो डिमांड पैटर्न के चेंज होने की वजह से भी उस गुड्स की वैल्यू डाउन हो सकती है। तो बिजनेसमैन जो होते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो पहले से इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करके चलती है कि ऐसा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, क्लियर? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ड्यू टू दी चेंज इन डिमांड पैटर्न। ओके, देन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है ऑब्सोलेंस का, वो है अनएक्सपेक्टेड वाला। अब अनएक्सपेक्टेड जो है वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया। जैसे ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज। अनएक्सपेक्टेड वाला एस्पेक्ट जो है ऑब्सोलेंस का, वो किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज। नेचुरल क्लैमिटीज कैसे? फ्लड, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से प्लांट को नुकसान हो गया हमारे, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। भूकंप आने की वजह से प्लांट में क्रैक डाउन आ गया, कोई टूट फूट हो गई, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, आग लग गई प्लांट में, उसकी वजह से काफ़ी मशीनें जल गई, नुकसान हुआ, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, देयर आर मेनी अदर रीजन जो हम लोग एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे, लेकिन हो गया और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है वो। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होते हैं बेटा वो डेप्रिसिएशन नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज व्हाट कैपिटल लॉस। ये डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट नहीं होंगे, ये किस तरह से ट्रीट होंगे, कैपिटल लॉस की तरह। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वही सिर्फ डेप्रिसिएशन में काउंट होंगे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो हैं ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह जो हो रहे हैं, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, उनको कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि डेप्रिसिएशन की तरह। क्लियर, भूलना नहीं है इस चीज़ को, अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होते हैं वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है हमारे, अनएक्सपेक्टेड जो है ये कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इट इज नॉट काउंटेड इन डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होता है। ओके, भूलना नहीं है इस चीज को, याद रखना है। देन एक्सीडेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट और हैजार्ड की वजह से भी वैल्यू जो है किसी एसेट की या किसी कैपिटल गुड की डाउन हो सकती है, तो वो भी हमारे लिए यहाँ पर किस में काउंट होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर ही काउंट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज द रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और अ कैपिटल गुड ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं गुड्स को, तब छोटी मोटी टूट फूट होती है उनकी, उसमें उसकी वजह से उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। या ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है, दैट मीन्स आउटडेटेड हो जाए वो चीज़, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, अब ऑब्सोलेंस में ध्यान क्या रखना है बेटा, एक्सपेक्टेड वाला ही काउंट करना है, अनएक्सपेक्टेड वाला नहीं। एक्सपेक्टेड वाला जो ऑब्सोलेंस है वो दो तरीके से हो सकता है, ड्यू टू द टेक्निकल चेंजेस एंड ड्यू टू द चेंज इन डिमांड पैटर्न। ओके, और जो अनएक्सपेक्टेड वाला होता है वो नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह की वजह से होता है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन रीजन से, और इसको हम लोग कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन की तरह। एंड एक्सीडेंट वगैरह की वजह से क्या होता है, कितनी बार जैसे हम मशीन यूज़ कर रहे थे, क्लियर, और किसी कारण से मशीन में कोई बड़ी टूट फूट हो गई, ठीक है, तो बड़ी टूट फूट जो है उस मशीन के अंदर, वो भी यहाँ पर हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से उस मशीन में जो खराबी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्लियर बेटा, तो डेप्रिसिएशन ध्यान रखना है। क्लियर, और डेप्रिसिएशन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ग्रॉस चीज को नेट पे लाने के लिए आपको उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करवाना पड़ेगा। तो ग्रॉस टू नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करवाना है, और नेट टू ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करवाना है। ओके, नाउ अब डेप्रिसिएशन तो हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, दैट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, कि हर एक इकोनॉमी के अंदर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का सिनेरियो होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, हर साल जितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उतना वैल्यू एक फंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे कि जब उस मशीन को रिप्लेस करना हो उस प्रोड्यूसर के पास में उतना फंड पड़ा रहे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि कोई मशीन की वैल्यू है यहाँ पर 10 लाख रुपए, और उस मशीन की लाइफ जो है वो कितनी है, 10 ईयर्स, तो हर साल 10 साल तक हमें क्या करना है, 1 लाख रुपए एक फंड के अंदर डालते रहना है। ठीक है, जिससे 10 साल बाद जब हमें न्यू मशीन को खरीदना हो तो अब हमारे पास में इतना पैसा हो कि हम इजीली उस मशीन को क्या कर सकें, यहाँ पर रिप्लेस कर सकें। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं मेंटेन किए गए हैं, दैट मीन्स वहाँ पर मशीन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। अब अगर मशीन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा तो बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो है उस इकोनॉमी के अंदर डाउन हो जाएंगे। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट का डाउन होना मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी का डाउन होना। प्रोडक्शन एक्टिविटी का डाउन होना तो मैंने क्या बताया था, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी डाउन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, और जब लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उनका इनकम भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जब इनकम डाउन होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी डाउन होती है, फिर लोग डिमांड कम करते हैं, पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो कहाँ से खरीदेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड डाउन होती है। ठीक है, और फिर इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशनरी ट्रैप के अंदर फंस जाती है।
तो बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, समझिएगा इस चीज़ को। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन होने चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन हो रहे हैं तो मशीन को इजीली रिप्लेस किया जा सकेगा जब वो क्या हो जाएगी बेटा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब हम नई मशीन इजीली खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा पड़ा होगा। अगर हर साल यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रोड्यूसर क्या करे, रिजर्व फंड के अंदर डाले, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर डालता रहे, तो एट द 10th ईयर उसके पास में 10 लाख रुपया पड़ा होगा, तो वो इजीली उस मशीन को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा। नहीं तो अचानक से अगर 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो इतना जल्दी उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। उसको अरेंज करने के लिए लोन देखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना ही प्रोड्यूसर को लॉस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ओके, सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज व्हाट, कि हर साल जितना डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट एक फंड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान रखना है। नॉर्मली जो स्ट्रेट लाइन मेथड होती है उसके थ्रू डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द साल्वेज वैल्यू? साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि जब वो मशीन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम उसको स्क्रैप की वैल्यू में बेचेंगे, मतलब भंगार के भाव में उसको बेचेंगे, तो उससे कुछ पैसा तो रियलाइज होगा ना। तो जितना भी पैसा रियलाइज हो रहा है वो उसकी साल्वेज वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? साल्वेज वैल्यू। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो कॉस्ट जितने में मशीन आपने खरीदी माइनस साल्वेज वैल्यू, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो मानेंगे। अगर कोई पैसा रियलाइज हो रहा है बेचने पर तो वो माइनस करवा देंगे और उसको लाइफ से डिवाइड करा देंगे, तो डेप्रिसिएशन में पता चल जाता है। क्लियर, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में आएगा नेशनल इनकम की एक जगह पर, जहाँ पे डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, डायरेक्टली नहीं गिवन होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्योंकि जितना आप यूज कर रहे हो मशीन को उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन है वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के रूप में देखा जाता है। ओके, भूलोगे तो नहीं इस चीज को। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। नेशनल इनकम के क्वेश्चन में ये वर्ड बार बार यूज करेंगे डेप्रिसिएशन की जगह पर, याद रखना है, भूलना नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और अ कैपिटल गुड ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दो वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ड्यू टू द चेंज इन डिमांड पैटर्न। ओके, और ड्यू टू द एक्सीडेंटल एस्पेक्ट वैल्यू डाउन हो सकती है यहाँ पर हमारी एसेट की। अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंस होते हैं उनको कैपिटल लॉस कहा जाता है। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, जैसे कि फ्लड, ठीक है, फायर एंड अर्थक्वेक। देन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होते हैं? यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर साल जितनी वैल्यू डाउन हो रही है एसेट की, उसके इक्विवेलेंट एक फंड बनाया जाता है जिसके अंदर जितनी वैल्यू डाउन हो रही है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि जब उस मशीन को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उस मशीन को इजीली क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। ठीक है, और अगर ये फंड नहीं हुए इकोनॉमी के अंदर, अगर ये फंड इकोनॉमी के अंदर नहीं हुए तो क्या होगा? अगर इकोनॉमी के अंदर ये फंड नहीं हुए तो मशीन का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। मशीन का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कम होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब लोगों की इनकम कम हो जाएगी। लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो अगली बार वापस से प्रोडक्शन कम होगा, फिर और ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इनकम में कमी हो जाएगी। तो एक तरह से आप डिफ्लेशनरी ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हर इकोनॉमी के अंदर क्या हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन किए जाएं। ओके, डन, समझ में आया आपको? पक्का? ओके, डन। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।